जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं ES पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ स्टैटिक जीके का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे की टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने सुपरलेटिव्स इन वर्ड्स पढ़ा था। वर्ड्स में सबसे बड़ा क्या है, वर्ड्स में सबसे छोटा क्या है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ क्या है, ठीक है, सबसे लंबा क्या है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे हाईएस्ट क्या है, ठीक है। तो सुपरलेटिव वर्ड्स हमने पिछली क्लासेस में देख ली थी। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस देखी है उन लोगों के लिए इस क्लास को शुरू करने से पहले रिवीजन थोड़ा सा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन पता होगा तो बताना, नहीं होगा तो याद कर लेना। आज भी कुछ 5 क्वेश्चन मैं करूँगा, ज़्यादा नहीं आपका टाइम लूँगा। बताओ हमारा लॉन्गेस्ट डे कब होता है। 365 दिन ईयर का साल होता है, उसमें से सबसे लंबा दिन कौन सा होता है एंड सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे। 365 दिन में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बहुत लंबा दिन होता है, इंतज़ार करते रहते हैं कब होगा रात, कब होगा, बड़ी लेट से रात होता है, तो उसको लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं। तो 365 दिन में वो लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, शॉर्टेस्ट डे कौन सा है। और दोनों आसपास में ही है डेट, ध्यान रखना। तो लॉन्गेस्ट डे का आंसर आपने दे दिया होगा, आई होप दे दिया। चलिए अब बताते हैं आप लोग को। तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे जो होता है 365 दिन में सबसे बड़ा दिन करता है, कौन सा दिन होता है वो 21 तारीख जून में। अभी जून आने वाला है कुछ महीने बाद, तो 21 जून को आएगा ना, उस दिन तुम देखना सबसे बड़ा दिन करेगा। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को। और 21 के बाद क्या आता है, 22। तो सबसे छोटा दिन कब करता है, तो सबसे बड़ा दिन लॉन्गेस्ट डे 21 जून को किया, 21 के बाद आता है 22। और तो सबसे शॉर्टेस्ट डे कब करेगा, 22 जून को। बोलेंगे 21 जून को लंबा बड़ा दिन, क्या 22 जून को छोटा दिन करेगा, तो नहीं। शॉर्टेस्ट डे की बात जब भी करी जाएगी तो 22 दिसंबर को होगी। ठीक है, 22 दिसंबर का दिन बहुत छोटा करता है, तुरंते रात हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कब दिन हुआ कब रात हुआ, मतलब बहुत जल्दी रात हो जाता है, इसीलिए उसको शॉर्टेस्ट डे बोलते हैं। और ऐसे भी आप देखते होंगे दिसंबर के महीने में, जनवरी, ठंडी की मौसम होती है और तुरंत रात वगैरह जल्दी हो जाता है और रात बहुत बड़ा करता है, दिन बहुत छोटा करता है, आपने फील किया होगा। तो देखो 21 जून में गर्मी पड़ता है और आप लोग भी जानते हैं गर्मी के दिन में दिन बहुत बड़ा करता है और रात बहुत छोटा करता है। सुना होगा ना, कहावत है, मम्मी पापा दादी उदी बोलती रहती है ये सब चीज़। तो गर्मी में दिन बड़ा करता है, तो याद रखना 21 जून को एकदम कड़कड़ाती हुई गर्मी पड़ती है। ठीक है, और ठंडी वाले दिन 22 दिसंबर। 21-22 का अंतर है, देख रहे हो। 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 जून सबसे छोटा दिन। चलो 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया। चलो दुनिया का सबसे गहरा लेक कौन सा है, झील, दुनिया का सबसे गहरा झील। हिंट दे देते हैं, रसिया के सर्बिया में है। उस झील का नाम बताओ, रसिया के सर्बिया में है और दुनिया का सबसे गहरा झील कौन सा है। हिंट है रसिया के सर्बिया में है। तो भाइयों बता दिया होगा, बैकाल झील इसका सही आंसर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आप बोलेंगे अंटार्कटिका, लेकिन आपको अंटार्कटिका नहीं मार के आना है। अगर आप छोटे मोटे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, SSC, MTS, CHSL या कोई पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, वहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी डेजर्ट कौन सा है, तो आप लोग सहारा डेजर्ट ही मारिएगा, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा डेजर्ट कौन सा है, तो अंटार्कटिका। ओके, चलो अब देखते हैं दुनिया का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, लॉन्गेस्ट। ओके, लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबा। हिंट है आपके पास, हिंट दे देते हैं, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, बहुत लंबा है। ठीक है, तो द एंडीज़ जो है ना, दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज। ठीक है, आप कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमारे सूर्य भगवान, सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, तो सूर्य भगवान से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है और सबसे दूर में कौन सा है।
ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फारदेस्ट प्लैनेट टू द सन फ्रॉम द सन। तो अगर एकदम सट के बात करेंगे नियर में तो मरकरी हो जाएगा, मरकरी सन के एकदम करीब में है। और अगर सन से सबसे टोटल 8 प्लैनेट है तो 8वां नंबर पे कौन है, सबसे दूर में नेपच्यून है। ठीक है, चलो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर से बड़ा कोई प्लैनेट नहीं है। टोटल 8 प्लैनेट है, उसमें सबसे बड़ा जुपिटर है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी मरकरी है, सबसे छोटा है बेचारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चन है, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन कर ले जो कल पढ़े थे हमने। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है जो ज़मीन पे रहता है, और दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी। ठीक है, और इसका हिंट मैं दे देता हूँ, उसका अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, मतलब अंडा के मामले में सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है। इस पक्षी का नाम बताओ, तो बोलेंगे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ओके, सबसे तेज भागने वाला पक्षी कौन सा है, मतलब 322 किलोमीटर पर हावर भागता है। फास्टेस्ट वर्ड ऑन द अर्थ क्या हो जाएगा, पेरिग्राइन फैल्कोन, पेरिग्राइन फैल्कोन। चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप बना दिए होंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। सम इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे फेमस वर्ल्ड में कौन है और कहाँ से हैं, बस यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ तो आपको पता होगा। ताजमहल कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। पिरामिड कहाँ है, पिरामिड तो इजिप्ट में है, ये भी इजी क्वेश्चन था। और आपको क्या पता होगा, हाँ, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है। ठीक है, नॉर्थ चाइना में, तो ये भी पता है। ये सब चीज़ तो आपको पहले से पता है। ईफिल टावर कहाँ है, तो बोलेंगे पेरिस में है। पेरिस है कहाँ, फ्रांस में पड़ता है, तो ईफिल टावर फ्रांस में है। ठीक है, ओपेरा हाउस जो पानी के बीचों बीच में है उसको बोलते हैं ओपेरा हाउस। ये कहाँ पड़ता है, ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है यार। ओपेरा हाउस देखो ना, ऐसा एकदम कमल के फूल पानी के बीचों बीच, तो कहाँ पर है वो, ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद कर रखना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो ऐसे एक हाथ करके एकदम छड़ी लेके खड़ा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखे हो, वो कहाँ है, तो वो USA में है, USA में, अमेरिका में। ठीक है, न्यूयॉर्क या अमेरिका। इम्पेरियल पैलेस जापान में है, इम्पेरियल पैलेस जापान में है। द लर्निंग टावर ऑफ पिज़ा इटली में है। द लर्निंग टावर, द लियनिंग टावर ऑफ पिज़ा इटली में है। द लियनिंग टावर ऑफ पिज़ा कहाँ पर है, इटली में है। चलो, क्रेमलिन कहाँ पर है, मॉस्को। मॉस्को कहाँ है, रसिया में है। ठीक है, मॉस्को रसिया की राजधानी है। तो क्रेमलिन कहाँ पर है, रसिया में है। और देखो पार्थिनोन कहाँ पर है, एथेंस में है। एथेंस ग्रीस की राजधानी हुआ करती थी, तो पार्थिनोन ग्रीस में है। बाकी वेलिंग वॉल कहाँ पर है, जेरूसलम में है। वेलिंग वॉल जेरूसलम में। आप क्या करना, इन सभी का गूगल करके एक बार देख लेना, बहुत ही सुंदर जगह है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए या बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लगता है घूम। अगर लाइफ में सक्सेस हो जाओ कभी ज़िंदगी में तो घूमने ज़रूर जाना यहाँ पे। ठीक है, ताजमहल तो अपने इंडिया में कभी भी जा सकते हो, लेकिन ये सभी बाहर में है। ठीक है, अब चलिए कुछ हम रिवीजन करते हैं। इतना पढ़ लिया, एक बार देख लो, हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं यहाँ से आपसे, देख लो एक बार। 1 मिनट का टाइम देते हैं। ओके, रिवीजन कर लो। अभी इधर काम चल रही है तो आवाज़ जा रहा होगा बैकग्राउंड वाला, इग्नोर करना, उससे काम चल रहा है घर में। चलो, आई होप इतना देर में आपने कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया ना, और टाइम चाहिए, करो थोड़ा देर और कर लो, देख लो। जो चीज़ें याद है उसको तो देखो ही मत, जो चीज़ें याद है उसको इग्नोर करो, जो नहीं याद है उस पर फोकस करो।
चलो अब पूछते हैं इंपेरियल पैलेस कहाँ पर है, इंपेरियल पैलेस कहाँ पर है? जापान। चलो बढ़िया। अब आगे पूछते हैं आपसे द ग्रेट, ये तो इजी था, और कौन सा था? एफिल टावर कहाँ पे है? एफिल टावर। शहर का भी नाम बताओ और कंट्री का भी नाम बताओ, दोनों का। एफिल टावर पेरिस, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। और क्या था? वेलिंग वॉल कहाँ पर है? वेलिंग वॉल। ओके चलो, आई होप सही बताए होगे। अब बताओ पिरामिड कहाँ पे है? पिरामिड। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? चलो ठीक हो, मिला के देख लो। 5 क्वेश्चन टोटल किया, 5 सही है आपका कि नहीं? रशिया में है क्रेमलिन, मॉस्को में, ठीक है। वेलिंग वॉल जेरूसलम में, जेरूसलम में भी लड़ाई हो रहा था ना, गाज़ा का बाजा बजा दिया, हो रहा होगा, 5-6 महीने हो गया इसका लड़ाई हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेशनल एम्बलम्स ऑफ सम कंट्रीज़। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक इंडिया का पहचान किससे है? ठीक है, तो नेशनल एम्बलम्स याद करते हैं। एम्बलम्स इंडिया का है लॉयन, लॉयन कैपिटोल। ठीक है, लॉयन कैपिटोल शेर दहाड़ता हुआ इंडिया का प्रतीक है, निशानी है। ठीक है, वैसे ही और सारी कंट्रीज़ का है। इंडिया का तो याद ही होगा, इंडिया में रहते हो तो इंडिया के बारे में तो पता ही होगा। अब देखते हैं, सबका देखते हैं एक करके। ठीक है, इंडिया का देख लिए। इंडिया के बगल में पड़ोसी कौन सा देश है? तो बोलेंगे पाकिस्तान। बांग्लादेश भी तो है, तो इंडिया का पड़ोसी बांग्लादेश का क्या है नेशनल एम्बलम्स? तो है वाटर लिली, वाटर लिली। तो बांग्लादेश का याद आएगा वाटर लिली। बांग्लादेश के जैसा ही कनाडा का भी लिली है, जिसको नाम है मैपल लीफ या लिली। ठीक है, तो कनाडा और बांग्लादेश दोनों में लिली याद रखिएगा, लेकिन बांग्लादेश का है जो वाटर लिली है। ठीक है, कनाडा में क्या है? मैपल लिली, मैपल लीफ है एंड लिली दोनों। ठीक है, स्पेन में है ईगल, स्पेन में है ईगल। ठीक है, चील देखे हो? ईगल, स्पेन का जो एम्बलम है ईगल है, और स्पेन से ही मिलता जुलता यूएसए का है। यूएसए का ईगल है, लेकिन यूएसए का जो एम्बलम है ना वर्ल्ड ईगल है। ठीक है, स्पेन का सिर्फ ईगल, यूएसए का वर्ल्ड ईगल। इंडिया का लायन था, ठीक उसी प्रकार से ईरान का भी लायन एंड सन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लायन एंड सन जो है ईरान का, तो पेयर में याद करो, पेयर में याद करो। ठीक है, याद हो जाएगा जल्दी। इंडिया का क्या है? लायन कैपिटोल। ठीक है, इंडिया का लायन कैपिटल। ईरान का क्या है? तो लायन एंड सन। इंडिया का क्या है? लायन कैपिटल। ईरान का क्या है? लायन एंड सन। चलो, फ्रांस, स्पेन एंड बांग्लादेश का एक चीज़ कॉमन है, क्या? लिली। फ्रांस का भी प्रतीक लिली है। कनाडा, सॉरी, फ्रांस, कनाडा, बांग्लादेश में एक चीज़ कॉमन है, तीनों में उनका जो एम्बलम है लिली है। बांग्लादेश में बस फ़र्क है वाटर लिली, कनाडा में जो है लिली के साथ मैपल लीफ है, एंड फ्रांस में सिर्फ लिली। तो लिली सब में है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। तो याद रखो, बांग्लादेश, फ्रांस, कनाडा, बांग्लादेश, फ्रांस, कनाडा, बांग्लादेश, फ्रांस, कनाडा, लिली लिली लिली, बांग्लादेश, फ्रांस, कनाडा, लिली। बांग्लादेश में वाटर लिली, कनाडा में लिली के साथ मैपल लीफ, एंड फ्रांस में सिर्फ लिली। ठीक है, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस। चलो, तो ये 3 याद हो गया। अब याद करते हैं ईगल वाला, यूएसए एंड स्पेन, यूएसए एंड स्पेन, यूएसए एंड स्पेन। यूएसए एंड स्पेन का एक चीज़ कॉमन है, क्या? दोनों का जो एम्बलम है ईगल है, बस यूएसए में अंतर क्या है? इसमें है वर्ल्ड ईगल, स्पेन में सिर्फ ईगल। ओके, चलो अब देखते हैं कोट ऑफ आर्म्स, नॉर्वे एंड इटली का। नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड, एन से जो नाम रहेगा ना उसमें तुम कोट ऑफ आर्म्स मार देना। एन से देखो, जैसे कि नीदरलैंड हुआ यहाँ पे। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? नीदरलैंड, नॉर्वे, दोनों का एक ही सेम है, कोट ऑफ आर्म्स है। और साथ ही साथ इटली का भी, तो इटली,
सभी तीनों का तीनों यूरोप की कंट्री हैं, इटली, नीदरलैंड एंड नॉर्वे। और तीनों का जो एम्बलम है सेम है, तो नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, ठीक है। नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, कोट ऑफ आर्म्स, कोट ऑफ आर्म्स, कोट ऑफ आर्म्स, नीदरलैंड, कोट ऑफ आर्म्स, इटली, कोट ऑफ आर्म्स, नॉर्वे, कोट ऑफ आर्म्स। अब हम बोलेंगे, अब आंसर आपको देना है। नीदरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड, स्पेन। फंस गए ना? तो रिवीजन करते रहना घर में जाके, इस वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद नहीं फंसोगे, ठीक है। इंडिया, ईरान, ठीक है, यूएसए एंड स्पेन, बांग्लादेश, फ्रांस, कनाडा, लिली लिली लिली। चलो कितना हम लोग पढ़ लिए? 1 2 3। अच्छा यूके वाला जो होता है, इंग्लैंड वाला, बहुत गोर गोर होता है। और इन लोग के पास देखो, इंडिया में रोज देना, रोज डे, हक डे, फक डे कुछ नहीं मनाया जाता है, सब यही सब का देन है। वैलेंटाइन डे किसका देन है? इंग्लैंड वन वाला का देख के हम लोग देहस्की करते हैं। हम लोग के कल्चर, इंडियन कल्चर में कोई रोज डे वगैरह नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री का है यूके, तो इनके यहाँ ही होता है रोज डे वगैरह। तो इनका जो है ना एम्बलम रोज़ है, ठीक है, यूके का, ठीक है। आपको बता दें, यूके में सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं आता है, यूके में और भी कंट्रीज़ हैं, तो 3-4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है यूके। तो यूके का जो है एम्बलम रोज़ है। ऑस्ट्रेलिया का तो आप जानते ही हैं, गोल्डन वेटल है, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन वेटल है, ठीक है। न्यूजीलैंड का सिल्वर फर्न है। इसका ट्रिक क्या है कि न्यूजीलैंड का याद कैसे रखेंगे? न्यूजीलैंड का याद रखने के लिए आपको न्यूजीलैंड टीम का जो टेस्ट क्रिकेट का जो जर्सी होता है वो वाइट दिखने में नहीं लगता है, मतलब होता है वाइट ही, लेकिन थोड़ा सा कलर जो होता है ना येलोइश टाइप का या सिल्वर टाइप का दिखता है, ठीक है। इसीलिए याद रखना, न्यूजीलैंड का सिल्वर फर्न, न्यूजीलैंड का सिल्वर फर्न। केन विलियमसन को जानवे करते होगे, देखना टेस्ट क्रिकेट वाला जर्सी इनका, भारत वाला से मिलाना, भारत वाला लगेगा एकदम पूरा वाइट वाइट उन लोग का लगता है कि धोया ही नहीं है, लगता है कितना दिन से। जर्मनी में भी ईगल होता है, तो यहाँ पर तो और अच्छे से पेयर बन जाएगा यार, 3-3 का पेयर। जर्मनी, स्पेन, यूएसए, सभी में ईगल है। जर्मनी, स्पेन, यूएसए, जर्मनी, स्पेन, यूएसए, जर्मनी, स्पेन, यूएसए, जर्मनी, स्पेन, यूएसए, ईगल ईगल ईगल, जर्मनी, स्पेन, यूएसए, ईगल ईगल ईगल। जर्मनी में कौन सा ईगल? द फेडरल ईगल। जर्मनी में कौन सा ईगल? द फेडरल ईगल, ठीक है। स्पेन में कौन सा? सिर्फ ईगल। यूएसए में वर्ल्ड ईगल, ठीक है। तो जर्मनी, स्पेन, यूएसए याद रहेगा, जर्मनी, स्पेन, यूएसए, जर्मनी द फेडरल ईगल, यूएसए द वर्ल्ड ईगल एंड स्पेन द ईगल, ओके, याद रहना चाहिए। ऑप्शन में क्या करेगा ना, स्पेन का पूछ लेगा एम्बलम और ये तीनों दे देगा, द फेडरल ईगल, ईगल, द वर्ल्ड ईगल। तो आपको कौन मारेंगे? तो आपको ये वाला मारना है, ये दोनों को नहीं मार देना। कनाडा का तो बता ही दिया, फ्रांस का लिली होता है ये बता दिया, नॉर्वे का कोट ऑफ आर्म्स होता है। तो चलो ये टॉपिक खत्म हुआ, घर में जाके रिवीजन करना, ठीक है। क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। बताओ तुम इंडिया का बताओ, ठीक है। ईरान का बताओ, ठीक है। चलो अब लिली वाला पूछते हैं। कनाडा का क्या होगा? लिली होगा। बांग्लादेश का वाटर लिली। फ्रांस का लिली, ठीक है। ऐसे करके घर में याद करना, पहले पढ़ लेना, आंख बंद करके देखना तुमको कितना याद है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल्स ऑफ सम कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं उनके कुछ नेशनल एनिमल्स हैं, राष्ट्रीय पशु। तो ये भी बहुत ईजी है यार, आपको पहले से पता होगा। इंडिया का कौन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन है। जब भारत में ऑस्ट्रेलियन टीम आती है खेलने तो बोलते हैं कंगारूज से लड़ाई होगा, भिड़ंत होगी इंडियन शेर की, ठीक है, कहते कि नहीं। चलो देखो, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। कोई यहाँ पर
याद करने का ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट आपको याद होगा, पहले से याद होगा। वैसे ही न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम अगर इंडिया में खेलने आती है तो क्या बोलते हैं, कीवी से लड़ाई होने वाली है इंडियन शेर की, भीड़ तो न्यूजीलैंड का नेशनल एनिमल कीवी है। और यूनाइटेड किंगडम का लायन है, इंडिया का टाइगर है। ठीक है, टाइगर इंडियन का जो नेशनल एनिमल है टाइगर है, ध्यान रखना, लायन मत मार देना। ठीक है, इंडियन का नेशनल एनिमल टाइगर है। बाघ है इंडिया का नेशनल एनिमल। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ इंडियन का एम्बलम कौन है, तो आप बोलिएगा लायन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडियन का नेशनल एनिमल कौन है, तो आप लोग हमेशा टाइगर याद रखिएगा। तो एम्बलम में हो जाएगा लॉयन कैपिटल। ठीक है, और एनिमल पूछा जाए नेशनल एनिमल टाइगर, राष्ट्रीय पशु। और लायन किसका है, टाइगर इंडिया का है, तो लायन तो किसी न किसी देश का होबे करेगा, तो यूके का है। यूके का जो नेशनल एनिमल है वो लायन है। ठीक है, जापान का जो है रैकन डॉग देखो बड़ी खतरनाक होता है, तो रैकन डॉग जापान का नेशनल एनिमल है। कनाडा का बीवर याद रहेगा ये वाला, ये तो ईजी था। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा इसमें दिमाग खपत होगा आपका, बाकी ये 3 टॉपिक तो आप ऐसे चुटकियों में बताएंगे, चुटकियों में आपको याद रहेगा। अब आगे देखो ये वाला, न्यू एजेंसीज ऑफ सम कंट्रीज। देखो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आज 2022 है। इस बुक को जब मैंने खरीदा था लुसेंट जी के, मैंने 2020 में खरीदा था, तो 2 साल हो गया है। तो यहाँ पर एजेंसीज वगैरह थोड़ा बढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले ये सब याद कर लो, जो बढ़ा होगा उसको बाद में देख लेंगे, जो पहले से है उसको तो याद कर लो कम से कम। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्यारे प्यारे इंडिया से ही शुरू करते हैं। कुछ नए न्यूज़ एजेंसीज़ हमारे इंडिया में हैं जो न्यूज़ प्रदान करते हैं, समाचार। इंडिया में तो जानते ही होंगे, इंडिया में रहते हो तो इंडिया के बारे में तो जानते ही होंगे। पीटीआई इंडिया का है, ये न्यूज़ एजेंसी है। इसका नाम पूरा फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई इंडिया का है। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये तो पहला हुआ। दूसरा यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। थर्ड में तो इजी है यार, ऑप्शन में अगर जहाँ पर दिख जाए समाचार भारती, तो ऐसा नाम इंडिया वाले ही रख सकते हैं। कनाडा वाला अपना न्यूज़ एजेंसी का नाम समाचार रखेगा, उसको तो पता नहीं होगा समाचार मतलब क्या होता है, हिंदी जानेगा तब ना वो सब रखेगा ये सब नाम। ऐसा नाम समाचार भारती इंडिया वाला ही रख सकते हैं। तो ये सब तो आप आराम से ऑप्शंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। समाचार भारती इंडिया का एक न्यूज़ एजेंसी है। यूनिवर्ता भी हिंदी नाम है, और ये भी क्या है, इंडिया का एक न्यूज़ एजेंसी है। तो याद रहेगा इंडिया वाला। 4 टोटल हैं, पीटीआई, यूएनआई एंड समाचार भारती, यूनिवर्ती। ठीक है, ओके चलो अब देखते हैं हमारे चाइना, इंडिया का पड़ोसी, इंडिया के ऊपर जो बैठल है बगलवा। चाइना में बहुत इजी है, चाइना के नाम पे ही चाइना का न्यूज़ एजेंसी का नाम है चाइना न्यूज़ सर्विस। चाइना में कौन सा न्यूज़ एजेंसीज है, चाइना न्यूज़ सर्विस। और चाइना में दूसरा एक और भी है, जीनुआ, नाम देख रहे हो, नाम में से पता चलता चाइनीज़ है जीनुआ। ठीक है, तो चाइना में 2 मेजर न्यूज़ एजेंसीज है, जीनुआ, चाइना न्यूज़ सर्विस, जीनुआ। और चाइना के ठीक बगलवा में जापान है, एकदम उसने नाम रखेगा जीजी प्रेस। जापान, जे फॉर जीजी प्रेस, जापान प्रेस, जीजी प्रेस, जे फॉर जापान, जे फॉर जीजी। तो जापान में जो न्यूज़ एजेंसीज है उसका है जीजी प्रेस और कैडो। ठीक है, तो सिंपल सा एक ट्रिक है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ज़रा सा भी आपको चाइनीज़ या जापानीज़ जैसा नाम लगे ना, मार देना, जो भी ऑप्शन में चाइना रहेगा चाइना। जैसे एग्ज़ाम में आ जाएगा कैडो, तो ऑप्शंस में रहेगा फ्रांस, यूएसए, इंडिया, एक को दे दिया जाएगा जापान, तो जापान तो मार ही दोगे। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में अगर पूछ ले जाए कैडो कौन से कंट्री की न्यूज़ एजेंसीज है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इंडिया, जापान, चाइना एंड फ्रांस, तो क्या मारोगे, इंडिया, जापान, चाइना, फ्रांस। तो नाम से पता चल रहा है कैडो,
नाम से लग रहा है चाइनीज़ है या जापानीज़ है, तो चाइना जापान में याद रखना है जापान का है ये, ओके। तुक्का मार सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में चाइना जापान एक साथ में दे देगा, अकेले अकेले देगा, ओके। तो चलो हमने पड़ोसियों के देख लिया। अब इंडोनेशिया को देख लेते हैं। इंडोनेशिया में मात्र एक न्यूज़ एजेंसीज है जिसका नाम है अंतारा इंडोनेशिया, अंतारा, ओके। अब ईरान में मुस्लिम लोग रहते हैं, आप लोगों को ये पता होगा, मुस्लिम, ठीक है, मक्का मदीना, मुस्लिम लोग रहते हैं ना ईरान में, जानते हो कि नहीं? हाँ, जैसे पाकिस्तान में भी मुस्लिम लोग रहते हैं वैसे ही तो ईरान में मुस्लिम लोग रहते हैं। और देखो इस्लामिक, मुस्लिम लोग का धर्म है, तो इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी IRNA, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी किसका है? ईरान का न्यूज़ एजेंसीज है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी IRNA ISNA, ठीक है, ILNA, देखो तीनों नाम एक ही जैसा लग रहा है, IRNA ISNA ILNA EDC, ये किसका है? तो आई से शुरू होगा, ईरान मार देना, क्या कि आई फॉर इस्लाम होता है, इस्लाम कहाँ ज़्यादा प्रभावी है? ईरान में, ओके। तो ये कुछ हमने इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ईरान का देखा। अब थोड़ा सा ऊपर से भी देख लेते हैं, कुछ डेवलप कंट्रीज़ का देख लेते हैं। USA, तो USA में AP है, एसोसिएटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ठीक है, यूपी एंड AP, USA में है, यूपी एंड AP USA में है, यूपी एंड AP USA में है, USA में है। AP मतलब एसोसिएटेड प्रेस, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रेस, ठीक है, AP मतलब एसोसिएटेड प्रेस। तो ये किसका न्यूज़ एजेंसी था? USA का। UK का देख लें, UK का देख लें, जहाँ पे इंग्लैंड है। तो UK का न्यूज़ एजेंसीज का नाम है र्यूटर्स एंड प्रेस एसोसिएशंस, ठीक है, र्यूटर्स प्रेस एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों का याद रहेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनते जाओ, बस क्वेश्चन रिवीजन सब हो जाएगा साथ में। रसिया का देखो, रसिया, मलेशिया। तो रसिया में जो है टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ द सॉवरेन स्टेट्स। तो रसिया का पुराना नाम क्या था? USSR मतलब पुराना नाम है रसिया का ना, USSR से ही तो टूट के बनाया रसिया, पहले रसिया नहीं था, पहले USSR ही था। USSR 15 देशों में टूट गया, उसके बाद एक बड़ा सा देश बचा रसिया, ठीक है। तो बताओ रसिया का न्यूज़ एजेंसी का नाम क्या है? तो सॉवरेन स्टेट्स, इनका USSR फुल फॉर्म पड़ेगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवरन, सोवरन रिपब्लिक, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवरन रिपब्लिक। तो इनके नाम में ही सोवरेन लगा हुआ है, तो सोवरेन जहाँ पर लग जाए ना, सोवरेन स्टेट्स, रसिया मार देना। ऐसे इसको शॉर्ट में तास बोलते हैं, तास, रसिया में तास, TASS, ठीक है। और इंटरफैक्स भी रसिया का ही न्यूज़ एजेंसी है। तास एंड इंटरफैक्स किसका है? रसिया का। मलेशिया का देखते हैं, तो मलेशिया के नाम पर ही है, मलेशियन नेशनल न्यूज़ एजेंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वरनामा, ठीक है। मलेशियन नेशनल न्यूज़ एजेंसी मलेशिया के नाम पे ही पड़ा है। चलो अगला देखते हैं इटली का अजेंजिया नेजी, क्या लिखे हो यार, नाजिनोनेल स्टैम्पा एसोसिएटा, ANSA, अजेंजिया नाजियोनेल स्टैम्पा एसोसिएटा, ANSA किसका न्यूज़ एजेंसी है? इटली का है, ठीक है। ANSA है, किसका है? इटली का। इज़राइल का कौन सा है? इज़राइल में ज्यूइश लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, यहूदी लोग ज़्यादा रहते, तो उन्हीं के नाम पे है यहूदी। ज्यूइश टेलीग्राफिक एजेंसी कहाँ का? इज़राइल का। और ईरान में रहते थे मुस्लिम लोग ज़्यादा, ठीक है, तो ईरान वाला तो हम आपको समझाए ही थे नीचे में, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी।
और इज़राइल में रहते हैं जूइश लोग ज़्यादा, इसलिए जूइश टेलीग्राफिक एजेंसी। फ्रांस के नाम पे ही है, याद करना इजी है, एजेंस फ्रांस प्रेस, AFP, जहाँ पर F दिख जाए मतलब फ्रांस होता है, F मतलब फ्रांस, तो AFP एजेंस फ्रांस प्रेस किसका है? फ्रांस का। चलो इतना तक हमने कर लिया। अब जर्मनी, पैलेस्टीन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया का नोवोस्टी किसका है? रशिया का है। रशिया का ऊपर में भी देखा था ना, थर्ड में, ये भी याद कर लेना। नोवोस्टी किसका है? रशिया का है। पाकिस्तान का देख लेते हैं, तो ये तो पगला अपने नाम पर रख दिया, पाकिस्तान। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, APP, आम आदमी पार्टी नहीं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, APP। एसोसिएट पाकिस्तान वाला क्या नाम है? एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। इजिप्ट वालों का क्या नाम है? चूँकि इजिप्ट मिडिल ईस्ट का हमारा देश है, इसको मिडिल ईस्ट कंट्री कहते हैं इजिप्ट को, ठीक है, याद करना, ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको। मिडिल ईस्ट कंट्री, इजिप्ट के अगले वाले जितने भी हैं ना सब आ जाते हैं। तो देखो इजिप्ट का जो न्यूज़ एजेंसी का नाम है मिडिल ईस्ट न्यूज़ एजेंसी, मेना। इजिप्ट में मिलेगी मेना, जाके जाओ, इसको इम्प्रेस करो मेना को। रशिया को नोवोस्टी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस, AAP, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस। फिलिस्तीन में WAFA और मान न्यूज़ एजेंसीज। पैलेस्टीन से एक और है, क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन का राजधानी पहले बताओ। माले। फ़लस्तीन का राजधानी माले। और फ़लस्तीन से बनता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चावल का अनुसंधान केंद्र होता है, मतलब सबसे ज़्यादा चावल यहीं पे मिलता है, ठीक है, फ़लस्तीन में। चलो जापान का तो यहीं बता ही दिए थे, कोयोडो, जीजी, जे फॉर जापान, जे फॉर जीजी। चलो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। बताओ इंडिया का 2, 3, 4 था ना, 4 था, चारों का नाम बता दो। 2 को तो हिंदी वाला नाम था, समाचार करके कुछ था। लो देख लो, नहीं याद है तो याद कर लेना। PTI UNI, समाचार भारती, यूनिभारती। चलो ठीक है। अच्छा 2 और इजी तब पूछते हैं। इज़राइल का बताओ। इज़राइल में याद रखना यहूदी रहते हैं और ईरान में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, तो इनका उसी टाइप से बताओ। देख लो, सही है। ईरान का देख लो, इज़राइल का ऊपर देख लो। चलो ये यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज है, वर्ल्ड की खोज है, नई नई खोज जो पहली बार खोजी गई थी, ठीक है, किसी के द्वारा, तो उसको पढ़ लेते हैं क्या क्या खोजा गया था। सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो रोल्ड अमंडसन, पहले मैंने बता दिया है, ये सब चीज़ पढ़ा रखी है। स्टैटिक जीके का 2nd क्लास देख लेना, 3rd क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा। रोल्ड अमंडसन कौन थे यार? सबसे पहली बार साउथ पोल पहुंचने वाले थे। रॉबर्ट पेरी सबसे पहली बार नॉर्थ पोल पे जाने वाले इंसान थे। कब गए थे? तो साउथ पोल पे जाने वाले इंसान थे, 1911 में गए थे रोल्ड अमंडसन। रॉबर्ट पेरी 1909, 6 अप्रैल 1909 में ये नॉर्थ पोल चले गए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कोलंबस का नाम किस लिए फेमस है? आप लोग भी जानते होंगे। फाउंड द वेस्टर्न आइलैंड, इसने सबसे पहली बार जो वेस्ट में आइलैंड है, ठीक है, वो खोजा। उसके बाद साउथ अमेरिका की खोज इन्होंने की। पहले वाले देश में जो पुराने लोग हुआ करते थे ना, पहले नाम नहीं था कि इधर साउथ अमेरिका है, इधर इंडिया है, बगल में चाइना, नाम ये सब दिया है। क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका, साउथ अमेरिका 1458 में खोज हुई है। द वेस्टर्न रूट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एशिया में जो जाने का रास्ता है वेस्टर्न रूट ऑफ इंडिया, इन्होंने ही खोजा था। किसने? कोलंबस ने। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा यूरोप का रहने वाला था और भारत में आने का जो रास्ता है इन्होंने ही सबको बताया है। उसके बाद ही भारत पे सब वही रास्तावा को देख देख के भारत पे सब अंग्रेजवन आया और भारत को गुलाम बनाया। तो सबसे पहली बार भारत में कौन आया था? भारत की रास्ते की खोज किसने की थी?
तो वास्को डी गामा में। ध्यान रहे क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत की खोज किसने की थी तो वास्को डी गामा नहीं होगा। क्वेश्चन बनेगा भारत के रास्ते की खोज किसने की थी, तब बताना वास्को डी गामा। भारत की खोज कौन करेगा यार, भारत तो बहुत पुराना है, कोई नहीं खोज किया भारत का। वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते की खोज की है, रूट की खोज की है, ठीक है। और वो सबसे पहली बार कलिकट में पहुंचा था। क्योंकि वास्को डी गामा ने भारत की खोज इसलिए नहीं की क्योंकि उसको पहले से पता था, भारत तो पहले से खोज आ गया था, तभी तो वास्को डी गामा को पता था कि इंडिया उन्ने है, इंडिया में बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, कच्चा रॉ मटेरियल, इंडिया चलो। तो वास्को डी गामा ने भारत आने के रास्ते की खोज की, भारत पहले से सब पता था, तभी तो फेमस था, तभी तो ये आया था भारत में। तो सबसे पहली बार वास्को डी गामा भारत में कौन से देश में पहुंचा था, तो कालीकट में पहुंचा था, ठीक है। कब? 1498, मई 1498 में, याद रखना 1498 एग्जाम में आ जाता है, 1498। उसके बाद और भी कुछ नाम्स हैं, कैप्टन जेम्स कुक, इसने हवाई आइलैंड, जो कि अभी यूएसए का उस पर कब्जा है, हवाई आइलैंड, ठीक है, की खोज किसने की है, हवाई आइलैंड। तो उसकी खोज की है जॉन कैवोट ने, सॉरी कौन था यार, कैप्टन जेम्स कुक ने खोज करी है हवाई आइलैंड की, ठीक है। जेम्स कुक ने हवाई आइलैंड की खोज की है। कब करी थी इसने? 18 जनवरी 1778 में, ठीक है। जॉन कैवोट ने क्या करा था, इसने कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर्ड द कोस्ट, जो तटीय मार्ग होता है, जो जल से सटा हुआ ज़मीन होता है, उसको बोलते हैं कोस्ट। तो नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्ट है नया नया, उसको खोज इसने की थी, ठीक है। अगर अमेरिका का खोज किसने की थी पूछा जाएगा तो अब बताना क्रिस्टोफर कोलंबस। अब आगे देखते हैं, कोपरनिकस के बारे में भी सुना ही होगा, निकोलस कोपरनिकस। इसने क्या करा था, इसने आपको पता है कि बताया था हम लोग को सोलर सिस्टम के बारे में कुछ। इसने हम लोग को कहा था कि हमारा जो प्लैनेट्स है, जितने भी टोटल 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, तो हमारे जो प्लैनेट्स है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। इससे पहले और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला सभी प्लैनेट्स धरती का चक्कर लगाता है, अर्थ का, लेकिन ऐसा नहीं था। आप लोग जानते हैं सभी प्लैनेट्स कौन से ऑर्बिट में घूमता है और किसका चक्कर लगाता है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। अच्छा, अर्थ का शेप कैसा होता है, गोल या स्फेयर या इलिप्सॉइड, बताओ। तो अर्थ को अगर आप करीब से या ध्यान से देखेंगे ना, तो ना तो वो सर्कल टाइप का तो ज़रूर नहीं होता है, क्योंकि वो 3D फिगर है, और सर्कल 2D फिगर होता है, सर्कल नहीं होगा, स्फेयर होगा। क्या अर्थ का शेप कैसा है, स्फेयर? तो वो भी नहीं है। अर्थ का जो एक्चुअल शेप है इलिप्सॉइड या सेफरॉइड, दोनों बात देखी हैं, इलिप्सॉइड या सेफरॉइड। अगर एग्जाम में आ जाए अर्थ का शेप कैसा है तो मारिएगा इलिप्सॉइड या सेफरॉइड, दोनों में से कोई एक मिल जाए। ELLI इलिप्सॉइड, SOID, ELLIP ठीक है। अब देखते हैं फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इसने स्विज कनाल, स्विज नहर का जो खोज है ना, इसने ही की थी, ठीक है, स्विज कनाल। उसके बाद जॉन्स कैपलर, इसने प्लानिटरी मोशन के जो 3 मेजर लॉ हैं, 3 बड़े बड़े नियम हैं प्लानिटरी, प्लैनेट्स कैसे घूमता है ये वो, ठीक है, तो उसकी खोज केपलर ने की है। मेजर 3 लॉज डिस्कवर्ड बाई जॉन केपलर। उसके बाद चार्ल्स लिंडनबर्ग, बहुत ही महान इंसान था, मतलब बहुत ही बड़ा काम किया था। अमेरिका से यूरोप की जो दूरी है वो माप डाला था, कैसे, हवाई जहाज़ से उड़ करके, ठीक है। इसने क्या करा था, 25 साल की उम्र में 1927 में इसने क्या करा था ना, ये पायलट था और जहाज़ वगैरह उड़ाया करता था। इसने लगातार नॉन स्टॉप जहाज़ को उड़ाया, फ्लाइट कराया, ठीक है, अपने जो विमान था, और वो लगभग 5800 किलोमीटर लगातार जहाज़ उड़ाया बिना सोए थके,
5,800 किलोमीटर, समझते हो यार, बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 3,600 स्टैच्यू माइल्स, और उसी माइल्स को कन्वर्ट करेंगे तो 5,800 किलोमीटर बनता है। लगातार 33 घंटा, 33.5 घंटा ये उड़ाया है जहाज़, और इतना डिस्टेंस कवर किया है, और ये करने वाला पहला इंसान था। और इसने नॉर्थ अमेरिका से लेकर के मेन आइलैंड यूरोप के बीच में ये दूरी को नाप डाला, ठीक है, फ्लाइट कराया। उसके बाद क्या हुआ, इनको उसी के काम के लिए ये प्राइज़ से नवाजा गया, ऑरिटिक प्राइज़ इसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनके बारे में। कहाँ से ये उड़ान पड़ा था, नॉन स्टॉप फ्लाइट फ्रॉम रूजवेल्ट फील्ड, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क से इसने उड़ान भरा था। कहाँ से, रूजवेल्ट फील्ड, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। तो उसके बाद पेरिस गया, फ्रांस गया, उसके बाद ये यूरोप में पहुंच गया। यूरोपे में तो फ्रांस है यार, फ्रांस जो है कौन से कंटिनेंट में आता है, यूरोप में, समझ रहे हो, न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांस। तो ये बहुत बड़ा काम किया था, इनके बारे में याद रखना। चार्ल्स लिंडनबर्ग, वास्को डी गामा को पढ़ा ही दिया। नानसेन के बारे में देखते हैं, ठीक है, फ्रिट्जोफ नानसेन, इसने ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड की खोज किसने करी थी, तो ये नानसेन ने करी थी। एंड माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में जितने भी माउंटेन्स है, नॉर्थ पोल्स में माउंटेन्स जो हैं इसने ही बताया था कि माउंटेन्स है। तो ग्रीनलैंड भी नॉर्थ पोल में ही पाया जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, नॉर्थ साइड में पड़ता है, ठीक है। ग्रीनलैंड की खोज इसने की, नानसेन ने, एंड साथ ही साथ माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ पोल 1888 में इसने ही खोज करी थी। फर्डिनेंड मैगलन, फर्स्ट पर्सन, ये पूरा दुनिया घूमने वाला पहला इंसान था, पूरा दुनिया। मैगलन, फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल अराउंड द होल वर्ल्ड थ्रू द सी, मतलब जहाज से पूरा दुनिया घूम डाला। तस्मानिया खोजने वाले का नाम था तस्मानिया एक कंट्री है। फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू डिस्कवर द न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और तस्मानिया का भी खोज इसने किया था। न्यूजीलैंड, जो आज न्यूजीलैंड आप जानते हैं, उसकी खोज किसने करी थी, अल्बर्ट तस्मान ने। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने करा था, अल्बर्ट तस्मान ने। एंड इसी के नीचे है तस्मानिया का भी खोज इसने की थे। तो तीनों याद रखना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया का खोज किसने किया था, अल्बर्ट तस्मान ने, ठीक है। अब लास्ट में है जैक्विस कार्टियर, इसने क्या करा था, जैक्विस कार्टियर ने फर्स्ट यूरोपियन टू मैप द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस डिस्कवर्ड द कनाडा। कनाडा जो यूएसए का ऊपर वाला देश है कनाडा, उसकी खोज किसने करी थी, कार्टर ने करी थी, C4 कार्टर, C4 कनाडा, ओके। और इसने गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ जो सेंट लॉरेंस का जो गल्फ है, खाड़ी है, उसकी खोज इसने ही करी थी। तो ये कुछ आज के टॉपिक्स थे। कल हम लोग 11, 12, 13 करके जितने भी टॉपिक्स है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करा गया है, कोस्ट लाइन बताया गया है और याद करना है। तो ये तो याद होने से रहा, इतना डाटा कौन याद करेगा यार, तो इसको स्किप कर सकते हो, और एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम याद करना ही होगा ना इसको, तो कैसे याद करोगे, सबसे नंबर 1, ऐसे भी नंबर 1 चीज़ों की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो नंबर 1 वाले को याद कर लेना। इसकी जो कोस्ट लाइन है सबसे ज़्यादा है, कितना है, 2,02,080 किलोमीटर, 2,02,080 किलोमीटर, ठीक है, तो याद कर लेना। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है, इंडोनेशिया है, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्कीपिलागो बोलते हैं। पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 3 में, क्लास 3 में पढ़ाया था हमने, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड आर्कीपिलागो, सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपिलागो इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट आइलैंड ग्रीनलैंड, ठीक है। फिलीपींस के बारे में आज ही बनाया, यहाँ पे जो है चावल का बहुत बड़ा केंद्र है, राइस का। जापान के बारे में कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, जापान में पहली बार एटॉमिक बम से हमला हुआ था। ये पहला देश था जिस पे एटॉमिक बम, परमाणु बम से हमला हुआ था। हमला करने वाला कोई और नहीं, यूएसए था, 2 को मार दिया था।
दो को बम आके पटक दिया था जापान पे। पहला बम कहाँ पे पटकाया था? जापान के हिरोशिमा में। दूसरा बम कहाँ पटकाया था? जापान के नागासाकी शहर में। ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस है, आज ही पढ़ा था आपने, पढ़ा है ना। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय जानवर है कंगारू है, ये भी आपने पढ़ा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही डेजर्ट, अच्छा डेजर्ट है गिब्सन करके, तो डेजर्ट का नाम, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दी है। ओके, अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाला आपको याद नहीं कर रहे हैं, याद करने का मन होगा तो पहला वाला याद कर लेना बस, पहला वाला और ग्रीनलैंड वाला। टॉप 3 याद कर लेना, याद कर सको तो। वैसे तो बस पहला ही याद करने की ज़रूरत है आपको। बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, याद हुआ या नहीं हुआ बताना कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।